हाँ जी स्टूडेंट्स लोग कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का बेटा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अन अकेडमी पर। तो आप लोगों को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को बेटा दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें। प्रिया गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दिवाली आप अच्छे से मनाते होंगे और अपने घरों को आपने साफ सुथरा और सजा लिया होगा। सर सॉइल का मैराथन का पीडीएफ दे दिए सर। बेटा कल हमारी क्लास नहीं है, कल आप दिवाली एंजॉय करिएगा। तो आज रात में मैं आपको सारी पीडीएफ्स, जो जो पीडीएफ्स आपने मांगी हैं वो सारी की सारी पीडीएफ्स मैं आपको आज ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, आज या कल सुबह तक। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं आपको जो है, कल मेरा ऑफ है ना, आपका भी ऑफ है, आप इंजॉय करिएगा। सारी ढूंढ ढूंढ के पीडीएफ ढूंढना पड़ती है ना बेटा, इधर उधर चली जाती हैं, तो सारी पीडीएफ्स मैं आपको दे दूंगा। जो जो आपको जरूरत है आप मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिविल बाई सिद्दीकी सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, यू कैन क्रैक गेट, यू कैन क्रैक ईएसई, यू कैन क्रैक एनी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन लाइक जेईई। किसी भी एग्जाम को आप बढ़िया से क्रैक कर सकते हैं विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अन अकेडमी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया अन अकेडमी, जिसकी मदद से आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अन अकेडमी पर नहीं। आज आज सॉइल की क्लास नहीं है अन अकेडमी पर। हम लोग जो है दिवाली के बाद 16 से शुरू करेंगे हम लोग। और दूसरी बात क्या है कि आज आपका फिर से अनाउंस कर देता हूं, सोम और स्ट्रक्चर का रात 10 बजे अन अकेडमी की ऐप पर आपका टेस्ट है। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग बेटा वहां पर एनरोल कर लीजिएगा। फिर भी जब ये जैसी क्लास होगी फौरन में डाल दूंगा। एसएससी की सब्सक्रिप्शन फीस क्या है बेटा? एसएससी की सब्सक्रिप्शन फीस एसएससी की सब्सक्रिप्शन फीस एक साल की केवल 6,000 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे ES001 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या नाम है? सुरगिव चौरसिया। बेटा आप टेलीग्राम ग्रुप में, मेरा नाम जो है सिविल बाई सिद्दीकी सर, उस पर आज जो है, आज टेस्ट है। हाँ 10 बजे टेस्ट है सोम और स्ट्रक्चर का। मैं सुग्रीव से कह रहा हूं कि आप बेटा जाकर कहां पर, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज एन अकेडमी। अगर आप एन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, एसएससी जेई के लिए, एई के लिए, तो आपको एक्सेस मिलती है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज की। और आपको पढ़ाता कौन है? हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एजुकेटर्स, जो आज तक बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ा रहे थे ना बेटा, जो कोचिंग्स आपसे लाखों लाखों ले रही थी, वो सारे के सारे आपको अन अकेडमी में पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। तो बेटा, और फीस क्या? जो फीस आप कोचिंग्स में दे रहे थे उससे 30% फीस में 1/3 1/4 फीस में आज पढ़ पाएंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी। कोविड की सिचुएशन में बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी है, बच्चों के दिमाग बंद हो चुके हैं, तो अन अकेडमी हैव क्रिएटेड द रेवोल्यूशन। अन अकेडमी ने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया पढ़ाई करने के लिए। चलिए, है ना, बच्चा अब गांव गांव में पढ़ाई कर पा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप बेटा मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है बेटा मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी, है ना। मेरा रेफरल कोड है ES001। आप मुझे अन अकेडमी की ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग की है वो JMI न्यू दिल्ली से, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से करी है। मैं 4 साल से गेट क्वालिफाई कर रहा हूं। 3 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और पिछले 3 सालों में आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया। अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग जगहों पे मैंने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं। हर किसी की क्वालिटी आपको पता चल जाएगी। स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाता हूं, मैं सर्वेइंग पढ़ाता हूं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स है प्लस सब्सक्रिप्शन के, जल्दी देख लेते हैं। मैं मानता हूं कि आपके घर फेस्टिवल है ना, हमारा जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल है हिंदुस्तान का। आप सब फेस्टिवल मनाते होंगे। मैं कोशिश करूंगा आपकी क्लास जल्दी जल्दी लेकर खत्म करने की, क्योंकि आज आपका एंजॉय करने का दिन है, कल आपका एंजॉय करने का दिन है, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का दिन है। तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं बेटा बेनिफिट्स क्या है प्लस सब्सक्रिप्शन के। आपको बेटा डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं और वो डेली लाइव क्लासेस आपकी इंटरैक्टिव होती हैं। लेकिन किसी वजह से आपकी वो क्लास छूट जाती है तो उस क्लास को बेटा अनलिमिटेड एक्सेस लेकर आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, कितने भी बार आप उसको रिकॉर्डेड
पीडीएफ फॉर्म में दे सकते हैं। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जब कोर्स ले लिया उसके बाद अगर मेरी लाइव क्लास छूट गई तो मुझे रिकॉर्डेड एक दो बार ही देखने मिलती है। ऐसा नहीं है बेटा, हमारे अनअकैडमी पर रिकॉर्डेड क्लास आप अनगिनत बार इनफाइनाइट टाइम देख सकते हैं जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। साथ ही साथ आपके अपनी अपनी प्रिपरेशन को, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे लाइव टेस्ट लिए जाते हैं, बहुत सारे क्विजेस लिए जाते हैं, और आप में जो डाउट्स आ रहे हैं पढ़ते समय उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए डाउट सेशंस भी लगाए जाते हैं, जिसमें फैकल्टी आपका लाइव आता है, पढ़ाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स आपके क्लियर करता है। साथ ही साथ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं स्ट्रक्चरल कोर्सेज। वो सारे स्ट्रक्चरल कोर्सेज बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओरिएंटेड होते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी एक बेहतर वे में कर सकते हैं। शांति मौर्य, वेरी गुड इवनिंग। आगे बात करते हैं। मेरी तरह बेटा ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। मैंने बताया प्लस सब्सक्रिप्शन पर अगर आप प्लस लेंगे तो इस बार मैं प्लस में शुरू कर रहा हूं बेटा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। परसों से शुरू करेंगे, है ना। आज हमारी 13 तारीख है, 15 तारीख से हम अनअकैडमी की ऐप पर शुरू करेंगे। हमारा जो टेस्ट होगा वो फ्री होगा, स्पेशल क्लास है वो हमारा टेस्ट आपका पूरी तरीके से फ्री होगा, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत उसके लिए नहीं है। ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं मेरी तरह, जिनसे आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे पढ़ते हुए दिख जाएंगे। इसी तरीके से आपको अगर गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हम लोगों ने 7 कोर्सेज बना रखे हैं गेट और ईएससी के लिए, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की फीस देखिए, अगर आप गेट और ईएससी की बात कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं हम बात कर रहे हैं यहां पर गेट और ईएससी की, तो अगर आप गेट और ईएससी की बात कर रहे हैं तो 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 44,000 रुपए का है। लेकिन अगर आप अपने प्यारे सिद्दीकी सर का कोड यूज कर लेंगे ES001 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और फीस हो जाएगी 39,600 रुपीज की। इसी तरीके से आप 1.5 साल का कोर्स लेना चाहते हैं तो फीस है 38,500 रुपीज की। 12 मंथ की फीस है 30,250 की। 6 मंथ की फीस है बेटा 24,750 की। 3 मंथ की फीस है 13,750 की, और 1 मंथ की जो फीस है वो है 5500 रुपए की। लेकिन आप इनमें 10% डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ES001। डिस्काउंट 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेरे द्वारा मिलेगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की एक प्रॉपर गाइडेंस। साथ ही साथ आपको मिलेगा बेटा समय के साथ जो मैं टेस्ट लेता हूं, जो मैं क्विजेज लेता हूं, उसमें जो बच्चों को गुडीज देता हूं वो गुडीज भी आपको मिलने वाली है अगर आप मेरे कोड के थ्रू ज्वाइन करते हैं। तो कोड याद रखना है ES001 अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन यूज करना चाहते हैं। गुड इवनिंग रचना, गुड इवनिंग शांति, गुड इवनिंग सुग्रीव, राजकुमार, प्रियंका, है ना, प्रिया, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप कैसे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी दिवाली कैसी मनाई जा रही है? आपके दिल रोशन हुए नहीं हुए, या सिर्फ आपने घरों को ही रोशन किया? घरों को भी रोशन करना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको अपने दिल भी रोशन करने दूसरे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे दूरियां बनाते हैं, उनको गले लगाना है, उनसे मोहब्बत करनी है इस दिवाली। चलिए, ये जो फीस थी ये थी बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन की। हम लोगों ने बच्चों की डिमांड पर एक और तरीके का सब्सक्रिप्शन निकाला है, दैट इज कॉल्ड एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेट सब्सक्रिप्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन। तो देखो ये बहुत ग्रेट सब्सक्रिप्शन है। नहीं ब्रेक नहीं करेंगे बेटा, क्या बात कर रहे हो। इन्वायरमेंट यूट्यूब पर चलती रहेगी और हम अनअकैडमी की ऐप पर क्लासेस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग शुरू करेंगे। परसों से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्लस पर पढ़ाऊंगा और जो है परसों से ही मैं कोशिश करूंगा स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी स्पेशल फ्री क्लासेस में शुरू करने की। चलिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, प्लस सब्सक्रिप्शन एक ग्रेट सब्सक्रिप्शन है, अल्टीमेट सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो फीस है बेटा 45,000 रुपीज, और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर 2 साल का लेते हैं तो फीस है आपकी 60,000। लेकिन अगर अपने प्यारे सिद्दीकी सर का कोड यूज करेंगे ES001 तो 10% का डिस्काउंट यहां भी मिलेगा, 10% का डिस्काउंट यहां पर भी मिलेगा। फीस हो जाएगी 40,500 और 54,000। तो आई होप आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में सब समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, सर प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस कम क्यों है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस ज्यादा क्यों है? तो देखो जरा, प्लस सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट्स क्या है। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर से आप पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस पढ़ते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने सारे के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोर्सेज आपके स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस देख सकते हैं। तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेटा ये सारी चीजें तो मिलने वाली हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस की तो सारी चीजें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ मिलेगा आपको एक पर्सनल कोच जिसने बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज,
गेट, कोई भी एग्जाम अच्छी रैंक से क्रैक किया है, तो वो बताएगा किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो टेस्ट देंगे उसकी पर्सनल वे में एनालिसिस की जाएगी, आपकी स्टडी को प्लान किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बेस्ट, हिंदुस्तान की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया गया क्वालिटी स्टडी मटेरियल। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज के द्वारा बनाया गया क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको मिलता है अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। समझ पा रहे हैं आप? अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। चलिए, आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बाय सिद्दीकी सर। आई वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बाय सिद्दीकी सर। हम लोगों ने बेटा एक बात देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे को लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एई की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो हमारा क्लास है वो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, उसमें आपको सारी बातें याद करने की है, कुछ बातें समझने की है, वो आप समझेंगे, बाकी सारी बातें आपको रट्टा ही माननी है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज याद करने वाली है तो याद ही करोगे, उसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना। जैसे बिल्डिंग मटेरियल में चीजें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और याद करने वाली चीजें बहुत हैं, तो हम लोग याद करेंगे यहां पर बहुत सारा थ्योरेटिकल टॉपिक, जिस पर आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज में और छोटे छोटे एई और जे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गेट में तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते। तो हमारा जो है बेटा क्या है, हम लोगों ने बेटा आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7, और हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, एनवायरमेंटल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा अपना पहला चैप्टर खत्म कर देंगे। समझ आ रही बात? फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्किनिटी, हार्डनेस, पीएच, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनटेक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि वाटर सप्लाई सिस्टम में, वाटर सप्लाई सिस्टम में मतलब कि आपका जो कन्वेयंस सिस्टम है, कन्वेयंस सिस्टम का मतलब कि सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी को लेके जाओगे क्या, तो बेटा कुछ पाइप्स के थ्रू लेके जाते हैं, उन पाइप्स को बोलते हैं कन्वेयंस पाइप। तो हम वो कौन से कन्वेयंस पाइप यूज करते हैं, और साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आप जो है घरों तक पानी भेजते हैं एक सिस्टम के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस कन्वेयंस सिस्टम में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंड्यूट्स, what are the different types of conduits और what are the different types of pipes we generally use। ये दो बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें यहां पर समझने वाली हैं, लेकिन ज्यादा बातें आपको याद रखने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, व्हाट डू यू मीन बाय इनटेक स्ट्रक्चर्स। देखिए क्या होता है, ये आपका सोर्स है, ये क्या है, आपका पानी का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को इस सोर्स से पानी को विड्रॉ करना होता है, पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंचाने से पहले। यह आपका सोर्स है, तो सोर्स से आपको पानी को विड्रॉ करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर एक सोर्स है, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, रिवर के अंदर या रिवर के बाहर यहां पर एक पाइप बना देते हैं, और यह आपका संप वेल होता है। तो यहां पर आपके पंप्स लगे होते हैं, और इसको हम ले जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। तो हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर पानी है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया विच इज विड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द सोर्स से पानी को विड्रॉ करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग इनटेक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। गुड इवनिंग मोहित, वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक नहीं आएगा, चिंता मत करिए, चाहे क्लास कम लूंगा लेकिन ब्रेक लाने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, इनटेक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच इज कंस्ट्रक्टेड एट द वाटर सोर्स फॉर विड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स, है ना। एक बार पानी को विड्रॉ कर देंगे, उसके बाद ये जो पाइप्स हैं, इन पाइप्स से पानी को लेके जाएंगे संप वेल में, और संप वेल का जो पानी है इसको पंप करके ऊपर की तरफ पंप करके कहां ले जाएंगे, पाइपलाइंस के द्वारा हम लोग ले जाएंगे, कन्वेइंग सिस्टम के द्वारा ले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर द इनटेक स्ट्रक्चर्स, तो इनटेक स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड फॉर विड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द सोर्स एंड देन conveying it to the other components of the water supply system is termed as the intake structure। देखो यहां पर आपको दिखता होगा, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, मैसोनरी या फिर हम कंक्रीट की मदद से स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बेटा बोलते हैं बेटा इनटेक स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
बहुत ज्यादा गहराई तक हम बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को, और हम लोग शोर लाइन से खूब दूर बनाते हैं। हम लोग मतलब कहीं पर भी अगर आपको इनटेक स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि भाई साहब हमें चुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बेटा हर जगह सोर्स में, जैसे सोर्स है, सोर्स में हर जगह आप इनटेक स्ट्रक्चर बना सकते हो। इनटेक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पूछा जाता है कि जब भी आप किसी इनटेक स्ट्रक्चर को सोर्स के अंदर बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती हैं, या फिर आपको कौन सी साइट चूज करनी पड़ती है। कौन सी साइट? वीरेंद्र, वेरी गुड इवनिंग। तो इनटेक स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर विड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से पानी को निकालने के लिए जिन स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है उन्हीं को इनटेक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनटेक स्ट्रक्चर्स बनाए कहां? व्हाट इज द साइट सिलेक्शन, व्हाट इज द साइट सिलेक्शन फॉर इनटेक स्ट्रक्चर? हम सोर्स से पानी को निकालने के लिए इनटेक स्ट्रक्चर्स को तो बनाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उन इनटेक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बनाए कहां, वो कौन सी साइट चुने इनटेक स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। तो एक बात बताओ, ये जो मैंने इनटेक स्ट्रक्चर बनाया, ये पानी पाइप्स के थ्रू कहां जा रहा है? संप वेल में। और संप वेल में कहां जा रहा है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो आप अपना इनटेक स्ट्रक्चर कौन से जोन में पुट करोगे, कौन से जोन में लगाओगे? रिवर तो बहुत बड़ी है ना, या लेक्स बहुत बड़ी है, बड़ी सी लेक है, आप अपना इनटेक स्ट्रक्चर यहां बनाओगे, यहां बनाओगे, यहां बनाओगे, यहां बनाओगे, यहां बताओगे, ये कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है इनटेक स्ट्रक्चर का, दैट इज द इनटेक स्ट्रक्चर उस लोकेशन पर बनाओगे, उस पानी के जोन में बनाओगे, उस पानी के प्योर जोन में बनाओगे जहां पर आपको पानी की बेस्ट क्वालिटी मिले। कहां पर बनाओगे? वेयर यू विल गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर। क्यों? रीजन क्या है? देखो, इफ द क्वालिटी, रीजन क्या है? अगर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर मिल गया, क्वालिटी इज मोर, अगर क्वालिटी मोर है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जो लोड पड़ेगा वो कम पड़ेगा, मतलब हमारी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। क्या? तो पहला कंडीशन, द इनटेक स्ट्रक्चर शुड बी लोकेटेड इन द प्योर जोन ऑफ द सोर्स के प्योर जोन में हम लोकेट करेंगे, सो दैट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर इज विथड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। ऐसी लोकेशन पर हम इनटेक स्ट्रक्चर को बनाएंगे जहां पर उस सोर्स का सबसे बेहतरीन पानी मिलता हो, क्योंकि अगर आप सबसे बेहतरीन पानी निकाल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रीटमेंट प्लांट पर जो लोड होगा वो घट जाएगा। क्या? और जब ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड घट जाएगा तो ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद सुनो, दूसरी बात क्या कि हम अपने इनटेक स्ट्रक्चर्स को ऐसे लोकेशन पर बनाएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ड्राईएस्ट मौसम भी हो, मतलब बहुत सूखा समय भी हो, उसके बाद भी इनटेक स्ट्रक्चर्स पानी को आसानी से सोर्स में से विड्रॉ कर सकें। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ मुझे, बड़ा सिंपल सा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। मैंने कहा कि इनटेक स्ट्रक्चर को आप ऐसे बनाओगे, ऐसी साइट पे बनाओगे कि इवन एट द ड्राईएस्ट क्लाइमेट, है ना, ड्राईएस्ट क्लाइमेट होने के बावजूद भी, ड्राईएस्ट सिचुएशंस होने के बावजूद भी इनटेक स्ट्रक्चर्स हैव ए कैपेसिटी टू विड्रॉ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। इनटेक स्ट्रक्चर के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए दैट दे हैव ए कैपेसिटी टू विड्रॉ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब एक बात बताओ, ये फॉर एग्जांपल सामने से कोई लेक है या कोई रिवर है, तो जैसे जैसे आपका जो है बरसात नहीं होगी, वैसे वैसे इसका जो पानी है, लेक का पानी, वो लेक का पानी क्या होता जाएगा? लेक का पानी कम होता जाएगा। जब लेक में पानी बहुत कम है, रिवर में जो डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा कम है, तो अगर आपने अपने इनटेक स्ट्रक्चर को बेटा यहां पर बना दिया, आपने अपने इनटेक स्ट्रक्चर को अगर यहां पर बना दिया, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या ड्राईएस्ट मौसम में भी उस लेक के अंदर पानी तो है, लेकिन इनटेक स्ट्रक्चर ड्राईएस्ट प्लेस के केस में पानी नहीं निकल पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ड्राईएस्ट समय में पानी चाहिए इनटेक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, तो आप अपने इनटेक स्ट्रक्चर को क्या खूब डीप, खूब गहरा बनाओगे। क्या? द इनटेक स्ट्रक्चर शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट ए डीप डेप्थ। क्यों डीप डेप्थ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? क्योंकि अगर ज्यादा गहराई पे होंगे तो इवन एट द
ड्राइएस्ट मौसम जब वाटर टेबल बहुत नीचे होगी तब भी आपको पानी मिलता जाएगा। समझ आ रही बात? एक बात तो ये है, मतलब कि द इनटेक स्ट्रक्चर शुड बी कैप्ट एट ए डीप डेप्थ सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल इवन इन द ड्राइएस्ट सिचुएशन। पहली बात। दूसरी बात क्या है? द वन थिंग इज कॉल्ड एज शोर लाइन। इफ यू हियर्ड अबाउट द टर्म दैट इज कॉल्ड एज शोर लाइन. What is called as shoreline? Shoreline is basically the region where the oceans or where the rivers meet the land. वो लाइन जहां पर रिवर्स और ओशंस लैंड को मिलती हैं उनको शोर लाइंस कहते हैं। जैसे आपने बीचेस देखे होंगे, है ना? तो बीचेस में क्या हो रहा है, यहां पर लैंड है और यहां पर आपका समंदर है, ये जो दोनों है कहीं ना कहीं मिल रहे हैं क्या, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं शोर लाइन। दिस इज कॉल्ड एज शोर लाइन। तो बार बार शब्द ऑब्जेक्टिव में आप, गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग वीरेंद्र, बार बार आपको बेटा क्या क्या शब्द सुनने को मिलेंगे? शोर लाइन। तो अब मुझे एक बड़ा कॉमन सेंस से बताओ कि अपने इंटेक स्ट्रक्चर्स को आप शोर लाइन से, इंटेक स्ट्रक्चर्स को आप इस शोर लाइन के पास बनाओगे या शोर लाइन के दूर बनाओगे? अगर आपने अपने इंटेक स्ट्रक्चर को शोर लाइन के पास बना दिया, अगर आपने अपने इंटेक स्ट्रक्चर को शोर लाइन के पास बना लिया, तो होगा क्या, उस इंटेक स्ट्रक्चर में पानी तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो लैंड में जो आपकी सॉइल है, इस सॉइल के पार्टिकल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बोला जाता है कि अपने इंटेक स्ट्रक्चर को शोर लाइन से दूर और काफी गहरी गहराई पर बनाना चाहिए ताकि आपको एक प्योर वाटर मिल सके, और वो भी कब? वो भी सफिशिएंट अमाउंट का। कब? जब ड्राइएस्ट मौसम, ड्राइएस्ट क्लाइमेट है तब। आई होप यू अंडरस्टैंड। शोर लाइन इज द लाइन एट वेयर द ओशंस और द रिवर मीट्स द लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल बीचेस देखे होंगे आपने, तो जो बीचेस हैं, तो बीचेस आपने देखे होंगे, तो बीचेस की जगह आप देखो वहां लैंड और ओशंस या फिर कोई रिवर आपस में मिल रही है, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा शोर लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? बीचेस देखने गए होगे आप, है ना? कुछ देखा हो ना देखा हो, लेकिन बीचेस देखने जरूर गए होगे। तो समझ आ रही बात? शोर लाइन के पास कभी भी हम अपने, ये सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इनटेक स्ट्रक्चर को कभी भी शोर लाइन के पास नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने शोर लाइन के पास बना दिया तो शोर लाइन के पास भी तो पानी है। अगर यहां बना दोगे, एक तो बेटा पानी है, तो एक तो जो है, एक तो पानी तो है, लेकिन साथ में लैंड भी है आसपास में, तो आपको बहुत ज्यादा सॉइल के पार्टिकल्स मिल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम अपने इंटेक स्ट्रक्चर को काफी गहराई पर बनाते हैं। समझ आ रही बात? तो दूसरी कंडीशन क्या है? द इंटेक स्ट्रक्चर्स मस्ट बी लोकेटेड। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं रामायण इतनी चीख चीख के बता रहा हूं। द इंटेक स्ट्रक्चर्स मस्ट बी लोकेटेड एट ए प्लेस वेयर इट कैन विथड्रॉ वाटर इवन इन located at a place from where the intake can withdraw water even during the driest period of the year. ईयर का सबसे सूखा साल हो तब भी आप पानी निकाल सकते हैं। 10 इनटेक मस्ट बी लोकेटेड इन द डीप वाटर्स। पहली बात क्या है? इनटेक्स को डीप वाटर्स में हम लोग लोकेट करते हैं, एंड इट शुड बी सफिशिएंटली अवे फ्रॉम द शोर लाइन। और वो क्या होना चाहिए? वो शोर लाइन से सफिशिएंट डिस्टेंस पे होना चाहिए। उसके बाद बताओ, ये तो कॉमन सेंस है कि आप अपना जो इनटेक स्ट्रक्चर चुनोगे, ऊपर दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना? तीसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ऊपर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो होनी चाहिए। उन दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई करने के बाद आपका जो इनटेक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जितना करीब हो उतना अच्छा है। समझ में आ रही बात? द इनटेक स्ट्रक्चर शुड बी एज मच क्लोज टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या? intake structure never be located near the navigational channels. navigational channels आपने पढ़े होंगे, डीप चैनल्स बनाते हैं हम लोग ओशंस और शिप्स, इन बोट्स वगैरह के लिए हम लोग जो है नेविगेशनल चैनल्स बनाते हैं। तो कह रहा है कि इंटेक स्ट्रक्चर्स को कभी भी नेविगेशनल चैनल्स के आसपास नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि उन नेविगेशनल चैनल्स में जो शिप्स के द्वारा वेस्ट आ रहा है, जो शिप्स के द्वारा डिस्चार्ज आ रहा है रिफ्यूज और वेस्ट का, वो कहां एंटर कर जाएगा? वो बेटा आपके इंटेक स्ट्रक्चर्स में एंटर कर जाएगा, वो इंटेक के पानी में एंटर कर जाएगा, तो पानी पॉल्यूट हो जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट एक और कारण, द इंटेक स्ट्रक्चर नेवर बी लोकेटेड नियर द नेविगेशनल चैनल्स, अदरवाइज देयर आर द चांसेस दैट द इंटेक वाटर कैन गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ रिफ्यूज
and the waste from the ships and the boats. I hope आपको ये बात भी समझ में आई होगी. नेक्स्ट क्या है कि it should be so located that it is free from the pollution, so it is preferred. कह रहा आप ऐसी जगह पे लोकेट करेंगे, ऐसी जगह पे लोकेट करेंगे अपने इंटेक स्ट्रक्चर को जहां पर पॉल्यूशन कम से कम हो. पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना, आपका नॉइस पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन कम से कम होने चाहिए. तो इट शुड बी लोकेटेड सच दैट इट इज फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन. फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन कब होगा? जब ऑब्वियस सी बात है उस इंटेक स्ट्रक्चर को आप किसी भी सिटी के अपस्ट्रीम साइड में बनाएंगे. सो इट शुड बी प्रोवाइडेड. नीचे कम्युनिटी रह रही है, ऊपर अगर बनाओगे, अगर आपने ऊपर कम्युनिटी रह रही है नीचे बना दिया तो भाई साहब जो लोग ऊपर रह रहे हैं, कम्युनिटी रह रही है, वो ऊपर से सारी पॉल्यूशंस कहां डालेगी? नीचे तो डालती जाएगी. तो गार्बेज हो गया, पानी जो आ रहा है, ये सारी चीजें गंदी होकर ही आएंगी. तो हम लोग जनरली अपने इंटेक स्ट्रक्चर को सिटी की अपस्ट्रीम साइड में ही बनाते हैं, ऊपरी साइड में ही बनाते हैं. तो इट शुड बी लोकेटेड सच दैट इट इज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, सो दैट इट इज प्रीफर्ड to provide the intake at the upstream side of the city so that the water is not contaminated. समझ में आ रही बात? तो लोग क्या करेंगे, अगर नीचे बना दिया तो ऑब्वियस सी बात, लोग पानी कहेंगे लो भाई गंदा गंदा पानी करके भेजेंगे. इसीलिए हम लोग बेटा अपस्ट्रीम साइड में बनाते हैं. नेक्स्ट क्या, इन केस ऑफ मिंडरिंग रिवर्स. मिंडरिंग रिवर्स आप समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मिंडरिंग रिवर्स? व्हाट डू यू मीन बाय मिंडरिंग रिवर्स? मिंडरिंग रिवर्स का मतलब क्या है? ऐसी रिवर्स विच, जिनका जो कोर्स है, जिनका जो कोर्स है, जिनका जो पानी के फ्लो का जो पाथ है, इट इज नॉट ए स्ट्रेट पाथ. ऐसी रिवर्स जिसमें पानी के कोर्स या पानी के जो चैनल्स का पाथ है, इट इज नॉट ए स्ट्रेट पाथ बट इट इज ए कर्व पाथ. तो कह रहा है कि अगर मिंडरिंग रिवर्स है, इस तरीके से बेटा नाचती हुई, है ना, इस तरीके से जो है सांप की तरह पानी फैला है, ऐसी रिवर्स को बोलते हैं मिंडरिंग रिवर्स. तो बोला जाता है अगर आप मिंडरिंग रिवर्स के केस में इंटेक स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं, तो इंटेक स्ट्रक्चर मतलब मिंडरिंग रिवर से आप पानी को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में कभी भी मिंडरिंग रिवर को, कभी भी हम लोग क्या बोला जाता है, कभी भी बोला जाता है कभी भी आप कर्व्स पे क्या मत करिए, कभी भी आप कर्व्स पे जो है आप इंटेक स्ट्रक्चर्स को बनाइए मत. मार्ग चेंज कर लेती है, सही बोल रहे हैं. तो मिंडरिंग रिवर्स में जो पाथ होता है वो कर्व होता है, साइनोसोडल पाथ होता है. तो मैंने कहा मिंडरिंग रिवर्स के केस में अगर आप पानी को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने इंटेक स्ट्रक्चर को कभी भी कर्व पर नहीं बनाएंगे. कहीं पर स्ट्रेट पोर्शन होगा तो वहीं पर आप बनाएंगे, वहां पर आप इंटेक स्ट्रक्चर को कर्व में नहीं बनाएंगे. लेकिन बहुत मजबूरी है, आपको बनाना पड़ रहा है कि भाई साहब आपको इंटेक स्ट्रक्चर्स को बनाना ही बनाना है, तो ये बोला जाता है इट शुड बी लोकेटेड ऑन द कॉनकेव साइड. कॉनकेव साइड पे बनाइए. अगर ये वाली साइड देखेंगे तो ये साइड कैसी है, कॉन्वेक्स साइड, और ये वाली साइड कौन सी है बेटा, कॉनकेव साइड. तो ये बोला जाता है कि आप अपने इंटेक स्ट्रक्चर्स को कॉनकेव साइड में बनाइए, या तो इधर बनाइए या फिर इधर बनाइए, लेकिन कॉन्वेक्स साइड में कभी भी अपने इंटेक स्ट्रक्चर्स को नहीं बनाना चाहिए. इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी कंडीशंस हैं किसी भी साइट को चुनने के लिए फॉर द इंटेक स्ट्रक्चर. एक एक करके जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं. पहली कंडीशन क्या है, ऐसे जोन में इंटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पर सबसे प्योरेस्ट पानी की क्वालिटी हो, क्योंकि अगर आप सबसे प्योरेस्ट पानी की क्वालिटी विड्रॉ कर लेंगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड कम हो जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी. दूसरी कंडीशन क्या है कि हम लोग ऐसी जगह पर अपने इंटेक स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे जिस केस में इवन एट द ड्राइएस्ट मौसम, इवन एट द ड्राइएस्ट कंडीशन आपको सफिशिएंट पानी वाटर सप्लाईज के लिए मिल सके. इसीलिए हम अपने इंटेक स्ट्रक्चर्स को डीप वाटर के अंदर बनाते हैं और शोर लाइन से दूर बनाते हैं. नेक्स्ट क्या, इंटेक स्ट्रक्चर्स को ऊपर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे, साथ ही साथ इंटेक स्ट्रक्चर्स को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के करीब बनाने की कोशिश करेंगे. उसके बाद इंटेक स्ट्रक्चर्स को कभी भी नेविगेशनल कैनाल्स के पास नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेविगेशनल कैनाल से निकलने वाला डिस्चार्ज क्या कर सकता है, इंटेक स्ट्रक्चर से जो पानी लेकर जा रहे हैं उसको गंदा कर सकता है. नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा कि इंटेक स्ट्रक्चर को ऐसी जगह पर बनाएंगे जहां पर एयर, नॉइस, वाटर पॉल्यूशंस ना होता है. जनरली हम कहां बनाते हैं, जनरली सिटी पे आप स्ट्रीम साइड में बनाते हैं, जहां सिटी रह रही है उसके ऊपरी साइड में बनाते हैं इंटेक स्ट्रक्चर. और लास्ट पॉइंट क्या है कि ऐसी रिवर जिसमें मिंडरिंग हो रही है, मिंडरिंग रिवर्स के केस में, ऐसी रिवर जिसमें मिंडरिंग हो रही है, मिंडरिंग रिवर्स के केस में हम अपने इंटेक स्ट्रक्चर्स को बेटा
हम अपने इनटेक स्ट्रक्चर्स को कॉनकेव साइड में बनाते हैं। किस साइड में बनाते हैं? वी विल मेक इट विद द कॉनकेव साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी कॉन्वेक्स साइड पर नहीं बनाएंगे। आगे बात करते हैं, ये था आपका कॉन्ड्यूट्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं, ये था हमारा इनटेक स्ट्रक्चर्स के बारे में। नाउ विल मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्यूट्स फॉर द वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए कौन कौन से पाइप्स और कौन कौन से कॉन्ड्यूट्स का यूज किया जाता है ना। एक तो हमने समझ लिया कि सोर्स से पानी को निकालने के लिए जिन स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है उनको हम बोलते हैं, बेटा वीडियो को लाइक करते जाइए आप, है ना। आप ऑनलाइन 10-15 और जो है वीडियो लाइक किया केवल 5-2-4-5-6 लोगों ने। जब भी आए वीडियो को लाइक जरूर करते जाया करिए, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है फिर। अच्छा सही सुनिए, तो मैंने कहा कंड्यूट्स फॉर वाटर सप्लाई का मतलब पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई। हम लोग बेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और कन्वेयंस सिस्टम में, कन्वेयंस सिस्टम का मतलब सोर्स से पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए जिन पाइप्स का यूज करते हैं, कन्वेयंस पाइप। और उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीट करने के बाद हम लोग बेटा क्या घरों तक पानी को लेकर जाते हैं, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं। उसमें भी पाइप्स होते हैं, बहुत सारे पाइप्स होते हैं, मेंस होता है, सब मेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, है ना, लेटरल पाइप्स होते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ कंड्यूट्स, कुछ पाइप्स का यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर 2 पाइप्स हैं तो उन 2 पाइप्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कुछ जॉइंट्स यूज करते हैं, कुछ और अलग अलग तरीके के वॉल्व्स भी यूज करते हैं, है ना, डिस्चार्ज को रेगुलेट करने के लिए, है ना, हेड लॉस को कम करने के लिए। इन सब के लिए हम अलग अलग तरीके के वॉल्व्स पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से हम लोग पाइप्स यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कैसी फील्ड में कंडीशंस हैं और फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, हमारे जो कंड्यूट्स हैं जो वाटर सप्लाई में यूज किए जाते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। द वन इज कॉल्ड एज ग्रेविटी conduits and the another is called as pressure conduits। तो मैंने क्या बोला, ऐसे conduits जिसमें जो फ्लो होता है दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हम लोग एक स्लोप पर ऐसे conduit बना देते हैं चैनल, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपका जो है पानी आगे की तरफ फ्लो करता रहता है। उस तरीके के conduits को बोलते हैं ग्रेविटी conduits। लेकिन प्रेशर कंड्यूट्स क्या होते हैं? प्रेशर कंड्यूट्स में जो पानी फ्लो करता है दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, है ना। एक प्रेशर, एक दाब की वजह से पानी जो है, जिन कंड्यूट्स में पानी अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर मूव करता है उसको बोलते हैं प्रेशर कंड्यूट्स। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप ग्रेविटी फ्लो की बात करें, जैसे ओपन चैनल फ्लो है, कैनाल्स में जो फ्लो है, तो उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें आप क्या देखते हैं, ध्यान सुनिएगा, उसमें आप क्या देखते हैं बेटा कि अगर ये मेरा चैनल है, ये मेरा कंड्यूट है, तो उसमें जो फ्री सरफेस है वो पानी की फ्री सरफेस ऐसी है और पानी आगे जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा, तो आप बोलेंगे इसके ऊपर केवल हवाई हवा है, केवल एटमॉस्फेयर है, तो ये जो प्रेशर लगेगा दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप बेटा ग्रेविटी कंड्यूट्स की बात करेंगे तो ग्रेविटी कंड्यूट्स में जो पानी फ्लो करता है उसकी सतह पर लगने वाला जो प्रेशर होता है इट इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर हम बेटा प्रेशर कंड्यूट्स की बात करेंगे, पूरा फुल फ्लो कंडीशन में फ्लो करता है और इसमें जो पानी का प्रेशर होता है बेटा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, द प्रेशर ऑफ द वाटर बाय विच द वाटर इज फ्लोइंग इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दूसरी बात ये समझ में आई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात समझ लेते हैं हम लोग, इसको भी समझ लीजिए। एक चीज होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, एक चीज होती है टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है कि टोटल एनर्जी के हेड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है टोटल एनर्जी लाइन। मतलब टोटल एनर्जी किस किस की वजह से होती है आपके पानी में, प्रेशर एनर्जी प्लस डेटम एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसी के कारण तो होती है। बहुत अच्छी बात है। और ये P बाई गामा, प्रेशर प्लस डेटम को हम लोग बोलते हैं बेटा, प्रेशर प्लस डेटम इज कॉल्ड एज पीजोमेट्रिक हेड, इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। तो एक लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जैसे टोटल एनर्जी लाइन है, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल टोटल एनर्जी। इसी तरीके से पीजोमेट्रिक हेड क्या है, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल पीजोमेट्रिक हेड। इक्वल पीजोमेट्रिक हेड के पॉइंट्स को
ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल पीजोमेट्रिक हेड के ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो अगर मैं बेटा ग्रेविटी फ्लो की बात करूं, अगर मैं ग्रेविटी फ्लो की बात करूं, तो ये फॉर एग्जांपल आपका ग्रेविटी फ्लो है। तो आप देखेंगे ये मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल डेटम, ये फॉर एग्जांपल मैंने डेटम मान लिया। तो अगर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, सेक्शन 1-1 की बात अगर हम कर रहे हैं, तो सेक्शन 1-1 पर अगर मैं पूछूं, क्या हो गया, चलिए फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो मैंने आपसे ये बोला टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ये बोला आपसे, मैंने बोला ये फॉर एग्जांपल एक चैनल है, एक कंड्यूट है, जिसमें जो पानी फ्लो कर रहा है, जैसे सीवर्स हैं, उसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो बेटा कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो कर रहा है। मैंने मान लिया दिस इज द डेटम, मैंने मान लिया दिस इज द डेटम, और मैंने कोई एक सेक्शन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक सेक्शन ले लिया, है ना। मैंने मान लिया यहां पर जो डेप्थ है वो y1 है, और इस वाले पॉइंट का जो बेड का स्लोप है वो आपका z है, और ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो y है। तो अगर मैं पूछूं पीजोमेट्रिक हेड इस सेक्शन पर कितना है, मैं पूछूं पीजोमेट्रिक हेड इस सेक्शन पर कितना है, तो आप बोलेंगे प्रेशर हेड, तो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक है, दैट इज इक्वल टू रो गामा डब्ल्यू इंटू वाई। तो डिवाइड कर दोगे इसको, ये आपको प्रेशर मिलेगा, डिवाइड कर दोगे गामा डब्ल्यू से, तो आपको प्रेशर हेड मिल जाएगा P बाई गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई। तो यानी प्रेशर हेड हो गया y और डेटम हेड हो गया z। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपको जो ये जो पॉइंट मिलेगा वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का मिलेगा। अगर इस सेक्शन पे पूछूंगा तो इसका डेटम हेड यहां से यहां तक है, और इसका जो प्रेशर हेड है वो कितना है, इतना है। तो आप ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो इसका मतलब ग्रेविटी कंड्यूट्स में, इसका मतलब ग्रेविटी कंड्यूट्स में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो हमेशा वाटर सरफेस को क्या करती है, हमेशा वाटर सरफेस को कोइंसाइड करती है। क्या करती है, हमेशा वाटर सरफेस को कोइंसाइड करती है। लेकिन अगर आप कोई पाइप फ्लो ले लें इस तरीके से, फॉर एग्जांपल कोई पाइप है, पानी बेटा फुल फ्लो कंडीशन में फ्लो कर रहा है, और मैंने मान लिया दिस इज द डेटम, मैंने मान लिया दिस इज द डेटम। अगर ये डेटम है बेटा, तो आप बताओ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो आपका होगा वो डेटम हेड होगा, इसको मान लिया z1। पानी v वेलोसिटी से, इसका z हो गया, यहां पर जो आपका वेलोसिटी है वो v1 है, तो यहां पर वेलोसिटी हेड कितना आएगा, वेलोसिटी हेड की वैल्यू, वेलोसिटी हेड तो चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो बेटा निकालना है क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो आपको डेटम हेड मिल गया, अब मैं प्रेशर हेड निकालूं, तो प्रेशर हेड जब आप निकालोगे तो प्रेशर हेड की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, और वो प्रेशर हेड क्या एटमॉस्फेरिक हेड से ज्यादा है, तो आपको एक पॉइंट ये मिलेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का। इसी तरीके से यहां पे निकालोगे Z2, यहां पर प्रेशर होगा कम, एक पॉइंट ये मिलेगा, इसी तरीके से एक पॉइंट ये मिलेगा। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक लाइन मिलेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो आप देख रहे हैं कि जब आपका प्रेशर फ्लो हो रहा है उस केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन डज नॉट कोइंसाइड विद, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन डज नॉट कोइंसाइड विद वाटर सरफेस। पानी की सतह तो यही है ना ऊपर तक, तो पानी की सतह के साथ कभी भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कोइंसाइड नहीं करती है। समझ आ रही बात, बहुत अच्छी बात है, पढ़ ली जल्दी जल्दी। तो पहला स्टेटमेंट क्या, ग्रेविटी कंड्यूट्स का, द वाटर फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। प्रेशर कंड्यूट्स का क्या, वाटर फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर। इन सच फ्लोज द वाटर इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक पॉइंट पर, एंड इन सच केस वाटर इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विल कोइंसाइड विद द वाटर सरफेस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज अबव द वाटर सरफेस। उसके बाद क्या है, ग्रेविटी कंड्यूट्स, कौन कौन से कंड्यूट्स, कौन कौन से चैनल से जिसमें पानी जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्लो करता है। जैसे आपने सुना होगा कैनाल्स, है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा फ्लूम्स, इसी तरीके से आपने इरिगेशन में नाम सुना होगा एक्यूडेक्ट्स। एक्यूडेक्ट्स ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे चैनल जो हैं वो आपके ग्रेविटी चैनल्स हैं या ग्रेविटी कंड्यूट्स हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटी कंड्यूट्स में जो आपका हेड लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता नहीं है, लेकिन पाइप फ्लो में आप बहुत हाई प्रेशर पर क्या कर रहे हैं,
आप पानी को भेज रहे हैं, इसलिए जो है फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा हेड लॉस होता है। और उस फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग बेटा डार्सी-वेइस्ट्रास फॉर्मूला, मैनिंग्स फॉर्मूला और हेजन-विलियम फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन हेजन-विलियम फॉर्मूले से आपको एरर क्या मिलते हैं? एरर इज मोर। तो इसलिए जनरली एज ऑफ नाउ हम लोग क्या करते हैं? कोलबर्ग, आपने पढ़ा होगा कोलब्रुक, कोलब्रुक फॉर्मूले से आप फ्रिक्शन फैक्टर निकालते हैं। कोलब्रुक फॉर्मूले से एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एफ की वैल्यू आप कोलब्रुक फॉर्मूले से निकालते हैं और उसके बाद डार्सी-वेइस्ट्रास इक्वेशन FLV² अपॉन 2GT से आप क्या निकाल लेते हैं? आप बेटा हेड लॉस कितना हुआ उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। छोटी छोटी बातें फ्लूइड में भी पढ़ी होंगी। फिर उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जनरली हम प्रेशर कंड्यूट्स का यूज करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, और सीवर्स वगैरह के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लिख देता हूं, ग्रेविटी कंड्यूट्स का हम यूज करते हैं जनरली सीवर्स, एज ए सीवर्स मतलब सीवरेज को लेने के लिए। और अब वाटर सप्लाई को, अगर आपको पानी को सप्लाई करना है, रॉ वाटर को या ट्रीटेड वाटर को सप्लाई करना है, तो हम लोग यूज करते हैं प्रेशर कंड्यूट्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर कंड्यूट्स, है ना, कौन कौन से? जब हम पढ़ेंगे बेटा सीवर्स तब हम बताएंगे कौन कौन से तरीके के हम लोग ग्रेविटी कंड्यूट्स अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। लेकिन अभी हम वाटर सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे प्रेशर कंड्यूट्स। तो बेटा दो तरीके के हम लोग प्रेशर कंड्यूट्स यूज करते हैं। द वन इज कॉल्ड एज मेटेलिक, मेटल्स के बने होते हैं, एंड अनदर इज कॉल्ड एज नॉन मेटेलिक, अनदर इज कॉल्ड एज नॉन मेटेलिक कंड्यूट्स और नॉन मेटेलिक पाइप्स। तो बेटा मेटेलिक पाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हैं अनलाइंड मेटेलिक पाइप्स, मतलब पूरे के पूरे बिना कोई लाइनिंग के पाइप, जैसे कास्ट आयरन का पाइप, रॉट आयरन का पाइप, स्टील के पाइप। दीज आर द पाइप्स विच आर अनलाइंड, इन पर कोई भी परत नहीं लगाई गई है किसी भी चीज की, है तो ये मेटल्स के, पूरी तरीके से मेटल्स के, इनकी सतह पर कोई भी, सतह पे कोरोजन्स के कारण या फिर आपके जो है निगेटिव प्रेशर को कम करने के कारण हम लोग कोटिंग्स करते हैं, है ना। निगेटिव प्रेशर अगर डेवलप हो गया तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से बबल्स निकलेंगे, और वो बबल्स जो है बेटा वो आगे जाकर हाईयर प्रेशर जोन में जाकर फटेंगे। तो उसके कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा साउंड्स क्रिएट होती हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और ऐसे फिनोमेना को हम कैविटेशन कहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है पाइप के मटेरियल क्या होना शुरू हो जाएंगे? कोरोड होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे पाइप्स जिसमें हमने बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं करी है उनको बोलते हैं अनलाइंड मेटेलिक पाइप्स, और ऐसे मेटेलिक पाइप्स हैं तो मेटेलिक पाइप्स, लेकिन आपने सीमेंट मोर्टार के द्वारा कोटिंग कर रखी है, ऐसे पाइप्स को बोलते हैं मेटेलिक पाइप्स। और नॉन मेटेलिक पाइप्स क्या है? आरसीसी के पाइप, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के पाइप, या फिर एस्बेस्टॉस के पाइप्स। एस्बेस्टॉस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एस्बेस्टॉस? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एस्बेस्टॉस सीमेंट? है ना, मार्केट में आपको एस्बेस्टॉस के पाइप मिल जाते हैं, क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एस्बेस्टॉस? व्हाट डू यू मीन बाय एस्बेस्टॉस? जल्दी से कमेंट करके बताइए एस्बेस्टॉस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एस्बेस्टॉस? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, आप लोग याद रखिएगा कि जब हम सिलिका समझ रहे हैं, सिलिका और सीमेंट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर, सिलिका और सीमेंट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर हम लोग पास लाते हैं तो एक बहुत ही ठोस मटेरियल बनता है, बहुत ही स्टिफ मटेरियल बनता है। उसी मटेरियल को हम लोग बेटा एस्बेस्टॉस बोलते हैं, बहुत ही सॉलिड मटेरियल होता है ना। इसी तरीके से नॉन मेटेलिक पाइप्स क्या हैं? प्लास्टिक पाइप्स। याद रखिएगा, हमने पीछे भी लिखा रखा है कि जो पाइपलाइंस हैं उनका जो डिजाइन लाइफ होता है कम लगभग कितना होता है? डिजाइन लाइफ्स ऑफ पाइप्स आर जनरली 30 इयर्स। कितने इयर्स का होता है? कितने इयर्स का होता है? अरे बेटा स्टिफ एबेस्टॉस का मतलब सिलिका प्लस सीमेंट, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मेटालिक पाइप्स, नॉन मेटालिक पाइप्स, एक एक करके देख लेते हैं सारे पाइप्स को। कौन कौन से मेटालिक पाइप्स हम लोग यूज करते हैं और कहां कहां यूज करते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखनी है और ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना। देखिए कास्ट आयरन पाइप जो होते हैं बेटा वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड पाइप हैं। किसके लिए? हमारे बहुत सारे, एक बहुत बड़ा सा एक बेटा पाइप होता है, एक बहुत बड़ा सा पाइप होता है जिससे सारे के सारे हम पानी सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रंक पाइप, है ना। तो जो बहुत बड़ा पाइप होता है उसको हम ट्रंक पाइप कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये सबसे बड़ा पाइप है, इस पाइप से
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी जा रहा है तो ये पाइप कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रंक पाइप। ट्रंक पाइप जो पानी देता है वो बेटा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मेंस को देता है, मेन से पानी सब मेंस में जाता है, इस तरीके से आपका पानी डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। इसी तरीके से एक और ट्रंक पाइप का यूज होता है कि हम लोग जब सीवेज को डिस्पोज करते हैं तो बेटा ऐसे बोला जाता है कि जो सीवेज डिस्पोजल, मतलब ये फॉर एग्जांपल कोई बेटा आपकी सी है या वाटर बॉडी है, तो बेटा किसी भी वाटर बॉडी में सीवेज को डिस्पोज करने के लिए वो जो आखिरी बड़ा पाइप होता है उस पाइप को हम लोग ट्रंक पाइप कहते हैं, दैट पाइप इज कॉल्ड एज ट्रंक पाइप। तो याद रखिएगा इट इज द बिगेस्ट पाइप, है ना, या सप्लाई में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पानी जा रहा है वो जिस पाइप से जाता है उसको बोलते हैं ट्रंक पाइप, और सीवेज सिस्टम में पानी अल्टीमेटली वाटर सप्लाई किसी भी वाटर बॉडीज में जिसके द्वारा जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रंक पाइप। तो बड़े बड़े पाइप्स को बनाने के लिए, मतलब ट्रंक पाइप्स को बनाने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी के मेंस, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मेंस को बनाने के लिए इन पाइप्स को मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, कास्ट आयरन के पाइप्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फिर उसके बाद देखो दो तरीके से कास्ट आयरन के पाइप्स बना लिए जाते हैं, एक तो फाउंड्री है जिसमें आपने पढ़ा होगा बेटा बीटेक में, सैंड वैंड में एक सर होते हैं, जूते होते उतरवा कर सैंड के अंदर बैठा देते हैं और उसके बाद कहते हैं ये बनाओ वो बनाओ। तो एक तो मेथड है बेटा फाउंड्री सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज पिट कास्ट पाइप सिस्टम। याद रखिएगा फाउंड्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिट कास्ट पाइप सिस्टम। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पर क्या करते हैं, ये पूरी सैंड है, इसमें हम लोग पहले पिट बनाते हैं और उसके बाद जो भी मटेरियल है उसको हम यहाँ पर पिट कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो हम लोग एक पिट के अंदर हम लोग जो है अपने पाइप को कास्ट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई फाउंड्री मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज पिट कास्ट पाइप सिस्टम। तो पहला मेथड है जिससे हम कास्ट आयरन के पाइप्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पिट कास्ट पाइप सिस्टम, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज फाउंड्री सिस्टम। समझ आ रही बात? अगर आप इसमें जो है हॉरिजॉन्टल होल्स बनाएंगे सॉइल के अंदर, ये फाउंड्री जो है जनरली सैंड की होती है, अगर आप हॉरिजॉन्टली पाइप्स बनाएंगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल पाइप्स बनाएंगे तो उन पाइप्स को बोलते हैं एमसी वेन पाइप्स। याद रखना ये टेक्निकल टर्म्स हैं, याद रखने वाली हैं कि अगर आप फाउंड्री सिस्टम में हॉरिजॉन्टल पाइप्स बनाएंगे तो उनको बोलेंगे एमसी वेन पाइप्स, और अगर आप वर्टिकली कास्टेड पाइप्स बनाएंगे तो उनको बोलते हैं पिट कास्ट पाइप। जनरली हम वर्टिकली कास्ट पाइप बनाते हैं। कितने लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा? विपिन चौधरी कह रहे हैं कितने लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा? बेटा ऑलरेडी हम लोग यहां पर भी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम दिसंबर के शुरू में इसको खत्म कर दें, क्योंकि बेटा थ्योरेटिकल चीजों में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। जब हम पढ़ेंगे क्वालिटी तब थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, फिर ट्रीटमेंट में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, है ना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम समय लगेगा। 4 चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएंगे। फिर सीवेज तो बेटा क्या है, सीवेज वाटर सप्लाई सिस्टम से बहुत कम है, उसमें जो भी समय लगेगा बेटा केवल एक चैप्टर में लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में, है ना। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे उसके बाद 2 चैप्टर जैसे ही आपके खत्म होंगे, 2 टॉपिक जैसे ही खत्म होंगे बड़े बड़े, और 95% क्वेश्चन वाटर सप्लाई सिस्टम और आपके सीवेज सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान सुनिए, ये जो आज का लेक्चर है मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, है ना। तो देखो जो चीजें हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने को तो हम रामायण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रखी है, क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए वो चीजें पढ़ा रहा हूं। मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जिससे सवाल कभी ना कहीं साथ साथ रिवाइज करते जाओ और अपने नोट्स जरूर बनाते जाओ। ये सोचोगे कि सर के नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि बेटा हमारा जो दिमाग है ना बेटा, वो मानव का जो दिमाग है, हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो दिमाग ही रहता है, भगवान ने बनाया है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो वैसे ही है, याद करने का जो तरीका है वो वैसे ही है उसका। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने नोट्स नहीं बना सकते तो चीजों को याद रखने के लिए आप लिख लिख के भी याद करते हैं। क्यों? जब हम नोट्स बनाते हैं हमें चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि बेटा जब हम लिखते हैं धीरे धीरे तो वो चीजें हमारी ब्रेन की मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं। तो आप अपने नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि 2 महीने के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आप उठाएंगे तो फिर से लेक्चर थोड़ी ना देखेंगे, फिर समय थोड़ी है। तो वो जो आपने रंग बिरंगे पेनों से जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। और नोट्स कब बनाइएगा? जब टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं पूरा, जब टॉपिक हो जाए उसके बाद सवाल करिएगा, उसके बाद पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स बना लीजिएगा। तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, लाल पेन से लिख लेंगे। समझ आ रही बात? तो परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, उसके बाद आप अपने नोट्स अपने लास्ट ईयर के सवाल करिएगा, गुप्ता के सवाल, खुरमी के सवाल, इंजीनियरिंग सर्विस के सवाल, गेट के सवाल तो इसमें से कम आते हैं,
उससे करिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। अभी ऐसी रफ कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। समझ आ रही है बात? चलिए, तो मैंने कहा फाउंड्रीज मेथड में अगर आप हॉरिजॉन्टल पाइप्स बनाओगे तो उन पाइप्स को बोलते हैं एमसी वेन पाइप्स, और अगर आप वर्टिकली पाइप्स कास्ट करोगे तो उसको हम बोलते हैं पिट कास्ट पाइप। ये पहला मेथड है जिससे हम कास्ट आयरन के पाइप्स बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? सेंट्रीफ्यूगल मेथड। दूसरा मेथड है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा अगर मैं डिटेल में जाऊंगा ना तो हर एक टॉपिक को जब पढ़ाऊंगा तो बेटा बहुत समय लग जाएगा, और ये सारे टॉपिक्स पूछे भी नहीं जाते। जो काम काम की बातें वो मैं बता रहा हूं। द सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मेथड से जब आप पाइप बनाते हैं तो वो पाइप बेटा थोड़े स्ट्रॉन्गर होते हैं। किससे? फाउंड्री सिस्टम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, और साथ ही साथ उनका वेट भी कम होता है। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि फाउंड्री मेथड और सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में जो पाइप्स हैं वो किसमें स्ट्रॉन्गर होते हैं, किसमें लाइटर होते हैं? तो फाउंड्री मेथड और सेंट्रीफ्यूगल मेथड में सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से जो आप कास्ट आयरन के पाइप बनाते हैं वो स्ट्रॉन्गर भी होते हैं और हल्की भी होते हैं। और ऐसे पाइप्स जिसको हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से बनाया है, याद रखिएगा, ऐसे पाइप्स जिनको हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से बनाया है, ऐसे कास्ट आयरन पाइप्स को बोलते हैं स्पन आयरन पाइप्स। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, मैंने कहा ऐसे पाइप्स जिसको आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से बनाया है, ऐसे पाइप्स को बोलते हैं स्पन आयरन पाइप। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है कि कास्ट आयरन के जो पाइप्स हैं आप बेटा कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि कास्ट आयरन के पाइप आप तब यूज नहीं करेंगे जब पानी का जो प्रेशर है वो पानी का प्रेशर 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से क्या हो? ज्यादा हो। इफ द प्रेशर इज ग्रेटर देन 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन द कास्ट आयरन पाइप्स विल नेवर बी। बेटा एमसी एम कह रहे हैं कि कास्ट आयरन पाइप में एमसी का मतलब क्या है? बेटा एक नाम है, एक तरीके से, है ना, पूरा एक फुल एक टेक्निकल नेम होता है एमसी। आप सर्च कर लीजिएगा नेट पर, है ना, कुछ ना कुछ होगा, मैग्नेटाइज्ड या फिर कुछ जो भी नाम होगा देख लेना आप, है ना। मुझे टेक्निकल नेम पता नहीं है, उल्टा सीधा बता दूं तो क्या फायदा है ना। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है, एमसी वेन पाइप्स, है ना, पूरा नाम नहीं पूछा जाता, तो याद रखने की जरूरत नहीं। याद क्या रखना, कास्ट आयरन के पाइप्स आप तभी यूज करेंगे जब प्रेशर 700 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम होगा। अगर उससे ज्यादा है तो आप कभी भी आप कास्ट आयरन के पाइप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्टील पाइप। मेटालिक पाइप की बात कर रहे हैं, स्टील पाइप्स। देखो स्टील पाइप का हम यूज तब करेंगे जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और साइज बहुत बड़ा होगा। तो साइज कब ज्यादा होता है? जब आप ट्रंक पाइप्स की बात करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मेंस की बात करेंगे, तब उस केस में साइज बड़ा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, उस केस में आप स्टील पाइप्स का यूज कर सकते हैं। तो स्टील पाइप्स आर यूज्ड व्हेन द प्रेशर इज हाई एंड द साइज इज लार्ज, फॉर एग्जांपल ट्रंक मेंस और द इन्वर्टेड साइफोन्स। इन्वर्टेड साइफोन्स के केस में भी हम लोग बेटा क्या, steel pipes are generally not adopted to withstand the external load of the backfill and traffic। आपने फॉर एग्जांपल जमीन के नीचे स्टील पाइप को डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक का लोड आएगा और आसपास के सॉइल का भी लोड आएगा इसके ऊपर। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, हम स्टील पाइप्स को वहां नहीं बिछाते हैं जहां पर बैकफिल सॉइल या कोई ट्रैफिक लोड आने वाला है। उसकी वजह से स्टील पाइप्स पिचक जाते हैं और फेल हो जाते हैं, है ना। तो स्टील पाइप्स कैन नेवर बी यूज्ड where there is a load of the backfill और where there is a load of the traffic। मतलब किसी सिटी विटी में आप जो है जहां पर ट्रैफिक बहुत चल रहा है वहां पर आप स्टील पाइप्स नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक चीज आपने पढ़ी होगी कि जब क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका कोई पानी फ्लो कर रहा है। ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये पाइप है, आपने पढ़ा होगा ये फॉर एग्जांपल आपका पानी फ्लो कर रहा है, इस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है किसी पाइप में। तो आप पता कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता है, तो इस वाले पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। समझ आ रही बात? और ये प्रेशर अगर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, अगर ये प्रेशर किससे कम हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, तो यहां पर क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जब यहां वैक्यूम क्रिएट होगा तो इसमें से गैसेस निकलेंगी। जब गैसेस निकलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर बनेंगे बबल्स। यहां पर क्या बनेंगे? बबल्स।
ये बड़े बड़े बबल्स बनेंगे, यहां पर प्रेशर कम है, अब ये बबल्स पानी के साथ कहां जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। यहां पर पानी का प्रेशर ज्यादा है, यहां जाकर ये पानी के बबल्स, ये जो वैक्यूम के बबल्स हैं वो एकदम बस्ट होते हैं। जब ये एकदम से हाई प्रेशर में बस्ट होते हैं तो ये बेटा साउंड क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट करते हैं, जिसका जिसका प्रभाव किसके ऊपर होता है, जिसका प्रभाव इस पाइप के कोटिंग्स के ऊपर होता है, पाइप के मटेरियल के ऊपर होता है, पाइप का मटेरियल वीक हो जाता है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखिए या कैसे देखिए, लेकिन देखिए जरूर। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैविटेशन, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कैविटेशन। कैविटेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एक लो प्रेशर रीजन, जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसके कारण कुछ बबल्स बनते हैं, और उन बबल्स का हाई प्रेशर जोन में जाकर बस्ट होना इज कॉल्ड एज कैविटेशन। ये वाटर हैमर, तो बेटा वाटर हैमर इज ए डिफरेंट थिंग। वाटर हैमर में तो आप सडनली, अगर फॉर एग्जांपल पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और पाइप के पानी में आपने एकदम वाल्व बंद कर दिया, तो आपने पानी की वेलोसिटी को कम कर दिया, एकदम से अगर आप टैप यूज बंद कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें इस तरीके से आपकी बेटा वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं, एक वाटर हैमर क्रिएट हो जाता है ना। पानी बिल्कुल हथौड़े की तरह जो है क्या करता है, पानी को दबाने की कोशिश करता है और उस पाइप के मटेरियल को बाहर की तरफ दबाने की, बाहर की तरफ फैलाने की कोशिश करता है। तो अगर आप सडनली, अगर पानी जो बह रहा है उसको सडनली बंद कर दोगे, अरे बेटा विपिन चौधरी, सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल, अरे बेटा वो तो बेटा बेटा सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल अगर फ्लो जाएगा, अरे बेटा दूसरी चीज है बेटा, मैं कमाल कर रहे हैं आप, है ना, आप हाइड्रोलिक जंप की बात कर रहे हैं, तो यहां हम बात कर रहे हैं कैविटेशन की। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा वाटर हैमर। वाटर हैमर इज बेसिकली द इंपैक्ट ऑफ द वाटर ड्यू टू द सडन क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। अगर हम अपनी टोटी को सडनली बंद कर देते हैं तो आपने देखा होगा पाइप में एकदम गुड़ 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 जैसी आवाज आती है, तो वो उसी को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटर हैमर। तो वाटर हैमर इज डिफरेंट थिंग। तो मैंने कहा अगर पाइप्स में कैविटेशन होगा, कैविटेशन कब होगा, जब पानी का प्रेशर कैसा हो जाएगा, निगेटिव। जब निगेटिव प्रेशर होगा तभी तो गैसेस निकलेंगी, तब बबल्स बनेंगे। तो उस केस में आपका वो कैविटेशन हायर प्रेशर जोन में जाकर वो बबल्स फूटेंगे, जिसके कारण पाइप्स में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द निगेटिव प्रेशर, हम लोग कैविटेशन से बचाने के लिए, निगेटिव प्रेशर से स्टील पाइप्स को बचाने के लिए हम लोग पाइप्स को कोट कर देते हैं, अंदर और बाहर पाइप्स को हम कोट कर देते हैं विद सीमेंट मोर्टार पेस्ट। सीमेंट मोर्टार पेस्ट से हम कोट कर देते हैं और उसका रेशियो होता है 1:2। आगे बात करते हैं। 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा अगर पानी का प्रेशर है, तो पानी का प्रेशर किस किस के कारण होगा, एक तो खुद का प्रेशर होगा, वाटर हैमर के कारण प्रेशर डेवलप हो सकता है ना, या वाटर हैमर के कारण प्रेशर डेवलप हो सकता है, या फिर बैकफिल, इनके कारण पानी का प्रेशर। तो अगर टोटल प्रेशर 700 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो हम कास्ट आयरन की पाइप्स यूज नहीं करेंगे, कोई और पाइप्स यूज करेंगे, आगे पता लगेगा। तो मैंने कहा कि अगर स्टील पाइप्स में कैविटेशन होने के चांसेस हैं, मतलब निगेटिव प्रेशर डेवलप होने के चांसेस हैं, तो उस केस में हम लोग पाइप्स को बचाने के लिए हम लोग एक कोटिंग लगा देते हैं अंदर और बाहर सीमेंट मोर्टार की, जिसका रेशियो होता है 1:2। और ऐसे स्टील पाइप्स जिसमें हम निगेटिव प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, निगेटिव प्रेशर से बचाने के लिए पाइप को एक कोटिंग लगा देते हैं, इस तरीके के पाइप्स को हम बोलते हैं बेटा ह्यूम स्टील पाइप्स। क्या बोलते हैं, ह्यूम स्टील पाइप्स। तो नीचे लाइन पढ़िए, सच स्टील पाइप्स हैविंग ए कोटिंग ऑफ सीमेंट मोर्टार inside as well as outside are called as ह्यूम स्टील पाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा आपके स्टील पाइप्स क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टील पाइप्स क्या होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पाइप्स। ये सारी बातें याद रखनी है। 1:2 में 1 सीमेंट होता है। अरे बेटा कमाल कर रहे हो आप, ये भी नहीं पता आपको।
बेटा बिल्डिंग मटेरियल जाके पढ़ना है ना प्रियंका, बेटा बिल्डिंग मटेरियल जाके थोड़ा सा पढ़ना, फिर बताना कि 1:2:3 में आपका मोर्टार के केस में, कंक्रीट के केस में कौन सी चीज क्या होती है। घर जाके पढ़ना, फिर उसके बाद मुझे बताना। आप भूल गए? अब मैं बिल्डिंग मटेरियल भी बताऊं, अभी अपन को टॉपिक खत्म करना है और 10 बजे टेस्ट भी लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पाइप की तरफ बढ़ते हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पाइप, दैट इज कॉल्ड एज रॉट आयरन पाइप। देखिए रॉट आयरन पाइप्स जो हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। सीमेंट सैंड है ना, सीमेंट सैंड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो किसने बताया? राजकुमार ने बताया सीमेंट सैंड। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। मैं आपसे बोला नेक्स्ट टाइप ऑफ पाइप इज कॉल्ड एज रॉट आयरन पाइप्स। तो इन रॉट आयरन पाइप्स की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ड्यू टू ड्यू टू द ड्यू टू द हाई ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू द हाई ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू द हाई ड्यूरेबिलिटी ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स ड्यू टू द हाई ड्यूरेबिलिटी ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बेटा सर्विस कनेक्शन होता है, सर्विस कनेक्शन का मतलब, सर्विस आपने कनेक्शन देखा होगा घरों में जो पानी आ रहा है, उसमें जो सर्विस कनेक्शन होता है, उस सर्विस कनेक्शन में हम लोग, क्योंकि इसकी वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जो पानी आ रहा है घरों में, है ना, वो आपके सर्विस कनेक्शन के थ्रू आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रॉट आयरन का यूज करते हैं, रॉट आयरन के पाइप्स का यूज करते हैं, क्योंकि रॉट आयरन के पाइप्स की वर्केबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि दे आर लाइटर देन कास्ट आयरन पाइप्स। जो हम पीछे कास्ट आयरन पाइप्स यूज कर रहे थे, उनसे ये पाइप्स थोड़े से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होती है, इनके साथ बेटा ये दिक्कत होती है कि इनमें जो है कोरोजन होने के चांसेस होते हैं। दे हैव ए टेंडेंसी ऑफ कोरोजन को ये अच्छे तरीके से रेसिस्ट नहीं कर पाते, तो इसको कोरोजन से रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग एक जिंक की कोटिंग लगा देते हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोरोजन। मैंने कहा इन इन पाइप्स के अंदर कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन पाइप्स को कोरोजन से बचाने के लिए दे आर गैल्वेनाइज्ड, इनके ऊपर हम एक लेप लगा देते हैं, है ना, दे आर गैल्वेनाइज्ड विद, एक लेयर लगा देते हैं किसकी, दे आर गैल्वेनाइज्ड विद जिंक कोटिंग। हम लोग बेटा इनको क्या करते हैं, हम लोग जो है इन्हीं रॉट आयरन पाइप्स को गैल्वेनाइज कर देते हैं, कोटिंग लगा देते हैं किसकी, जिंक की एक कोटिंग कर बना देते हैं, एंड पाइप्स एंड हैंड पाइप्स आर कॉल्ड एज galvanized iron pipe. They are called as galvanized iron pipe, that is called as GI pipe. मैंने क्या बोला, मैंने कहा इनमें कोरोजन होने के चांसेस होते हैं, तो इनको कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग एक जिंक की कोटिंग बना देते हैं। कभी कभी पूछ भी लेता व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन, जीएस में पूछ लेता, तो याद रखिएगा आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन क्या होता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन जब अटैक करती है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो कोरोड करना शुरू कर देती है उसे, है ना, तो उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन से आयरन को बचाने के लिए, कौन से आयरन, रॉट आयरन को बचाने के लिए हम लोग बेटा एक लेयर लगा देते हैं जिंक कोटिंग की, और उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ऐसे पाइप जिसमें हमने जिंक की कोटिंग लगाई है, उसको बोलते हैं हम लोग बेटा गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। आई होप आपको समझ में आया होगा। याद क्या रखना है कि अगर आपका पानी एसिडिक या एल्केलाइन है, तो एसिडिक एंड एल्केलाइंस, इन एसिडिक एंड एल्केलाइन वाटर, अगर आपका पानी कैसा है, एसिडिक एल्केलाइन है, दीज आर नॉट यूज्ड। एसिडिक और एल्केलाइन के केस में इन पाइप्स का कभी भी यूज नहीं किया जाता, इनको हम बोलते हैं बेटा रॉट आयरन पाइप्स। आगे हम बात करते हैं बेटा कॉपर, लीड और ब्रास पाइप की। देखिए जैसे मैंने कहा जो रॉट आयरन के पाइप्स हैं, रॉट आयरन के पाइप्स एसिडिक और एल्केलाइन वाटर के लिए यूज नहीं हो सकते। तो जो कॉपर के पाइप्स हैं बेटा, अगर पानी आपका बेटा एसिडिक या फिर एल्केलाइन है बहुत ज्यादा, तो कॉपर पाइप्स का जनरली यूज किया जाता है एसिडिक और एल्केलाइन वाटर के लिए। तो कॉपर पाइप्स आर जनरली यूज्ड। हर एक पाइप की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कॉपर पाइप्स आर जनरली यूज्ड copper pipes are generally used in acidic copper pipes are generally used in acidic and
acidic and alkaline environment. Copper pipes are generally used in acidic and alkaline environment because 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 they are highly resistant, because they are highly resistant, because they are highly resistant to acids. Copper is highly resistant to acids and alkalis, याद रखिएगा। उसके बाद कॉपर पाइप्स का जो यूज किया जाता है वो बेटा फैक्ट्रीज में या बिल्डिंग्स में। कभी आपने गीजर लगवाया हो, और गीजर लगवाया आपने एक बाथरूम में, और दूसरे बाथरूम में भी या किचन में आपको पानी चाहिए, तो कौन से पाइप्स का यूज किया जाता है? कॉपर पाइप्स। तो याद रखिएगा, कॉपर पाइप्स आर यूज्ड फॉर हॉट वाटर सप्लाईज। कॉपर पाइप्स आर यूज्ड फॉर copper pipes are used for copper pipes are used for carrying copper pipes are used for carrying hot waters in building and factories। बहुत खौलते हुए पानी को अगर आपको कहीं लेके जाना है तो हम यूज करेंगे कॉपर पाइप्स का। समझ आ रही बात? उसके बाद हम लोग ब्रास पाइप का कहां यूज करते हैं? ब्रास पाइप्स आर जनरली यूज फॉर डेकोरेटिव प्लम्बिंग। अगर आपको अपनी प्लम्बिंग थोड़ी खूबसूरत करनी है तो आप ब्रास पाइप का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा होता है ना, और साथ ही साथ कॉपर से थोड़ा हार्डर होता है ब्रास। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे लीड के पाइप्स, है ना। लीड पाइप्स कहां यूज करते हैं? लीड पाइप्स का जनरली यूज करते हैं हम लोग बेटा, दे आर यूज जनरली इन सैनिटरी, है ना। जो सैनिटरी मतलब सीवेज वगैरह की प्लम्बिंग के केस में आप लीड पाइप, मतलब सीवेज के केस में आप जनरली लीड पाइप्स का यूज करेंगे। याद रखने वाली ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। याद रखने वाली क्या बात है कि लीड पाइप्स कैन नेवर बी यूज्ड, लेड पाइप्स कैन नॉट बी यूज्ड for domestic water supply कभी भी हम बेटा लीड पाइप्स में, लेड के पाइप्स में डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का पानी नहीं भेजते हैं, because these pipes can cause lead poisoning। lead poisoning हो सकती है जिससे इंसान की तबीयत। सर लेक्चर को नंबरिंग करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं नंबरिंग करवा दूंगा लेक्चर का 1 2 3। तो ये आपके जो पाइप्स थे, दीज आर द बेटा मेटालिक पाइप्स, जो जिसमें कोटिंग कहीं यूज करते हैं, कहीं यूज नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है? दे आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट पाइप्स। सीमेंट कंक्रीट पाइप्स में सबसे पहला जो पाइप है प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइप। प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइप कहां यूज करेंगे, है ना। प्री स्ट्रेस पाइप्स आर यूज्ड when pipes has to withstand बहुत ज्यादा प्रेशर। अगर आपको रोकना है पाइप का, पानी का, withstand हाई प्रेशर। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पानी का रोकना है तो हम लोग बेटा प्री स्ट्रेस पाइप का यूज करते हैं। तो प्री स्ट्रेस पाइप आर जनरली यूज्ड टू withstand हाई वाटर प्रेशर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या है ना, दीज आर चीपर पाइप्स। प्री स्ट्रेस पाइप्स आर चीपर देन अदर पाइप्स। प्री स्ट्रेस पाइप दूसरे पाइप से थोड़े सस्ते होते हैं। कब? when the diameter of pipes is greater than 300 mm। अगर आप 300 mm से बड़ा पाइप ले रहे हो ना, तो आपको सस्ता पड़ेगा प्री स्ट्रेस का पाइप खरीदना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है, इनके ऊपर कोई भी कोरोजन नहीं आता। वो मेटल्स थे तो उन पे कोरोजन हो सकता है। ये आपका बेटा कंक्रीट है तो इट इज कोरोजन रेसिस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइप्स, है ना। फिर उसके बाद है आपका रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स। जनरली वाटर मेंस में हम लोग यूज करते हैं इसे। वाटर मेंस में हम जनरली यूज करते हैं, है ना। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है, इसकी जो डायमीटर अवेलेबल्स हैं, द डायमीटर अवेलेबल फ्रॉम 200 mm to 1800 mm के आपको बेटा आरसीसी के पाइप्स
मिल जाएंगे। याद रखना कि इसमें हम जो रीइंफोर्समेंट जो हम पुट करते हैं दैट इज इक्वल टू 0.25% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट। जो आपने टोटल ग्रॉस एरिया कंक्रीट का यूज किया है उसकी 0.25% हम लोग रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। इतनी बातें याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं। विट्रीफाइड क्ले पाइप्स, विट्रीफाइड क्ले पाइप्स क्या है? दीज आर नॉट यूज्ड फॉर, विट्रीफाइड क्ले से बनाते हैं, इसको कभी भी हम बेटा एज ए प्रेशर पाइप्स नहीं यूज करते। एज ए प्रेशर पाइप, vitrified clay pipes are never be used as a pressure pipe cannot be used। ये ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्रेशर पाइप्स की तरह यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? दे आर एक्सटेंसिवली, है ना, जो सीवर्स होते हैं दे आर एक्सटेंसिवली, ज्यादातर यूज होते हैं विट्रीफाइड क्ले के पाइप्स। विट्रीफाइड क्ले के पाइप्स सीवेज को ले जाने के लिए दे आर एक्सट्रीमली यूज्ड फॉर कैरिंग सीवेज को ले जाने के लिए सबसे ज्यादा ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद क्या है? एस्बेस्टोस पाइप। एस्बेस्टोस क्या है? एस्बेस्टोस एक मटेरियल है। कैसे बनाते हैं हम? जब हम लोग सिलिका और सीमेंट को बहुत हाई प्रेशर पर हम लोग जब बाइंड कराते हैं तब आपका एक मटेरियल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एस्बेस्टोस। बहुत ही स्टिफ मटेरियल होता है ना। तो इस मटेरियल की मदद से हम बनाते हैं बेटा एस्बेस्टोस पाइप, है ना। एस्बेस्टोस पाइप का मतलब, इसका जो सबसे अच्छा इसका एडवांटेज है वो इसका एडवांटेज ये है कि इट इज हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस। जहां पर कोरोजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं तो आप एस्बेस्टोस पाइप का यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके कौन से? एस्बेस्टोस पाइप्स आर द आरसीसी पाइप एंड प्री स्ट्रेस पाइप्स आर द टाइप ऑफ कौन से पाइप्स? कंक्रीट पाइप्स। उसके बाद हम बात करेंगे फॉलोइंग आर द प्लास्टिक पाइप्स विच आर यूज्ड। सबसे पहला पाइप यूज होता है अनप्लास्टिसाइड पीवीसी पाइप, मतलब यूवीपीसी पाइप्स, अनप्लास्टिसाइड पीवीसी पाइप्स, है ना। इसकी जो डायमीटर है वो जनरली सबसे पहले क्या होते हैं? हाईली, मेन प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं, इन पर कभी सवाल नहीं आएंगे। हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस, इन पाइप में कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। दूसरा क्या होते हैं? ये पाइप्स लाइटर होते हैं बहुत ज्यादा। तीसरा क्या है? दे हैव ए रेजिस्टेंस, है ना, दे हैव ए रेजिस्टेंस टू द जनरेशन ऑफ फंगाई बैक्टीरिया, इनको जो है पैदा होने नहीं देते हैं। पाइप्स कौन से? प्लास्टिक पाइप्स, उनमें भी कौन से पाइप्स हैं? दैट इज कॉल्ड एज अनप्लास्टिसाइड्स पाइप। समझ आ रही है बात? उसके बाद पॉलीथाइलीन पाइप्स में भी कोरोजन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ये भी लाइट होंगे, इनका भी जो है फंगाई और बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बस फर्क इतना है कि अनप्लास्टिसाइड पीवीसी पाइप की तुलना में जो पॉलीथीन पाइप्स हैं दे आर very lighter and flexible as compared to UV PVC pipes। और लास्ट जो पाइप है दैट इज कॉल्ड एज ग्लास रीइंफोर्स्ड पाइप। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? आइसोपिथैलिक एंड बाइफिनॉल। बेटा नाम याद रखने नहीं है, मैं लिख देता हूं बस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है नहीं बिल्कुल भी, कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। तो आइसोपिथैलिक बाइफिनॉल ईस्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेटा ग्लास फाइबर को अंदर इनबिल्ड करते हैं, तब आपको जो पाइप्स मिलते हैं उनको ग्लास रीइंफोर्स पाइप मिलते हैं। ये भी जो है इनकी कॉस्ट अच्छी होती है, लाइटर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यही सारी चीजें हैं, है ना। प्लास्टिक पाइप्स में ज्यादा आपसे सवाल पूछता नहीं है। शुरू के जो मेटालिक पाइप्स हैं वहां से सवाल आपसे पूछ लेता है, तो है ना, जो चीज ज्यादा यूज होती है उन पर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कौन कौन से पाइप्स हम यूज करते हैं अपने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में, है ना। बस एक बार एक लास्ट टॉपिक देख लीजिए कि प्लास्टिक पाइप्स के एडवांटेज क्या है। तो प्लास्टिक पाइप्स के एडवांटेज क्या है? सबसे पहला जो प्लास्टिक पाइप का एडवांटेज है, पहला एडवांटेज क्या है? हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है,
है ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ पाइप्स पे तो नहीं पूछता, लेकिन इस पर पूछ लेता है हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। तो कोरोजन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा क्या, एक लोहे का पाइप लाओ और उसी साइज का एक प्लास्टिक का पाइप लाओ, कौन सा हल्का होगा? दैट इज दे आर लाइटर। दूसरा क्या होता है, दे हैव लाइटर वेट। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है कि इसकी जो टफनेस होती है, इसकी जो टफनेस होती है, इट हैव ए गुड टफनेस। चौथा इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जो रिजिडिटी होती है, इट इज हैविंग गुड रिजिडिटी। उसके बाद इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है ना, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि प्लास्टिक पाइप्स, आपको बता देता हूं, अभी मैं आपको लिख देता हूं, प्लास्टिक पाइप्स डू नॉट टर्बुकुलेटेड, डू नॉट टूबरकुलेटेड। टूबरकुलेटेड का मतलब क्या है कि अगर ये आपका पाइप है और इस पाइप में कभी कभी आपने देखा होगा कि पाइप के अंदर इस तरीके से क्या कोरोजन हो जाता है ना, ऐसे से पैचेस दिखते हैं, तो पाइप के अंदर इस तरीके के कोरोजन होने के साथ पैचेस होना ही कहलाता है द पाइप इज सेड टू बी टूबरकुलेटेड। तो प्लास्टिक पाइप्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ रही बात? और इनकी जो थर्मल कैपेसिटी होती है, इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, द थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी इज यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि आपने जब यहां से यहां चले तो अल्फा कुछ और है, इस मटेरियल का आगे चले तो कुछ और मिला, आगे चले कुछ और मिला, तो देयर थर्मल कंडक्टिविटी इज जनरली यूनिफॉर्म। तो इतनी बातें करते हैं क्योंकि अभी हमें 10 बजे टेस्ट लेना है ना, वरना तो मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराता। तो 10 बजे हमें टेस्ट लेना, 10 बजे टेस्ट देने जरूर आइएगा। अभी मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूं, तो आप बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद हम लोग बेटा अभी 10 बजे क्या करने वाले हैं, जिसको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा कोड यूज कर लीजिएगा ES001 सिविल बाई सिद्दीकी सर वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो हमारा जो मेन टॉपिक था इस चैप्टर का, वो तो हमने कर लिया है, लेकिन इसके ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं इन पे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिसको आपको रट्टा मारना है, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। एक लेक्चर और लूंगा, उसमें वो बता दूंगा, उसके बाद फिर हमारा जो है इंटरेस्टिंग समझने वाली चीजें शुरू हो जाएंगी। समझ आ रही बात? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं बेटा हम लोग जल्दी अपनी क्लास में, यूट्यूब परसों क्लास में मिलेंगे, है ना। दिवाली आप अच्छे से एंजॉय करिएगा। जिसको भी टेस्ट देना है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए उस लिंक को। जिसको भी टेस्ट देना 10 PM पर आ जाइएगा। सोम और स्ट्रक्चर का टेस्ट होगा, जो भी टॉप करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ, कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल बेटा दिवाली है ना, बच्चों ने मना किया था कि सर क्लास मत लीजिएगा कल, तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले रहा हूं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। 10 बजे के लिए लिंक भेज देता हूं, सब लोग